हेलो बच्चों, कक्षा 9 के सभी छात्र ध्यान देंगे। कक्षा 9 में जो कोरोना पीरियड में कम समय होने कारण कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है, उसको ध्यान में रखना है। जैसे चैप्टर है आपका तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको छोड़ा गया है, ये इस वर्ष भी आपको नहीं पढ़ना है। और दूसरा है चैप्टर 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय 5वां चैप्टर जो है वो भी छोड़ा गया है, उसे भी आपको नहीं पढ़ना है। और चतुर्भुज 8वां चैप्टर है, उसको भी नहीं पढ़ना है। 9वां है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और 11वां है रचनाएं, ये भी आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो भी आपको नहीं पढ़ना है। और अगला है स्टैटिक्स सांख्यिकी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो बच्चों इन चैप्टरों पर आपको ध्यान रखना है, टिक लगा लेना है कि ये नहीं पढ़ना है। इन चैप्टरों को कम कर दिया गया है इस वर्ष के लिए, समय कम होने के कारण इनको कम कर दिया गया कोर्स से कक्षा 9 के, अर्थात इनको नहीं पढ़ना है। अब ये ध्यान में रखना है, जब इनको नहीं पढ़ना है तो अभी हम जो है शुरू से लेकर के और 7वें चैप्टर तक आपको बता चुके हैं पीडीएफ के माध्यम से, तो ये आपको बताया जा चुका है। अब अगला चैप्टर है सर्किल, वृत्त, 10वां, ये आप पढ़ेंगे। तो वृत्त में आप पढ़ेंगे क्या है, वृत्त क्या है, इसके संबंधित इसकी डिफिनीशंस आप देखेंगे। तो बच्चों वृत्ताकार वस्तुओं को आपने देखा है। वृत्ताकार वस्तु में क्या है, जैसे आपने देखा होगा पहिया। पहिया जो होता है आपने देखा है, ये पहिया देखा है, साइकिल का पहिया हो या और भी हो, तो ये सभी जो ये पहिए होते हैं ये सभी वृत्ताकार होते हैं। इसके साथ में घड़ी का जो डायल होता है, घड़ी का डायल है और ये सुइयां उसके चारों ओर गति करती हैं, तो ये भी घड़ी का डायल है, ये भी वृत्ताकार होता है। सिक्के आपने विभिन्न प्रकार के देखे होंगे, सिक्के 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, आदि सिक्के देखे हैं, ये सभी वृत्ताकार होते हैं। तो बच्चों वृत्त की डिफिनीशन कैसी होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी, ये आपको ध्यान देना है। तो वृत्त, तो आपने वृत्ताकार वस्तुओं को देख लिया क्या होते हैं। अब इसकी डिफिनीशंस के बारे में देखें तो बच्चों यहाँ यह ध्यान देंगे कि एक निश्चित बिंदु आपने ले लिया, इस बिंदु का कोई भी नामकरण हमने कर दिया, ओ हमने नामकरण कर दिया। एक निश्चित दूरी पर, इस बिंदु से एक निश्चित दूरी पर से जाने वाले चारों तरफ, इस बिंदु के एक निश्चित दूरी पर से जाने वाले बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है, एक निश्चित दूरी पर जाने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ, ये बिंदुपथ जो होता है ये वृत्त कहलाता है। तो एक निश्चित बिंदु से आपको लेना है, ये आप लिया, तो एक निश्चित बिंदु लिया गया और यह बिंदु ओ नाम हमने दे दिया, और निश्चित दूरी पर जाने वाले जो बिंदुओं का बिंदुपथ होता है ये इसका वे होता है। निश्चित पॉइंट लिया गया है, डिस्टेंस निश्चित है, इस यहाँ से इन सभी बिंदुओं की दूरी समान है। तो इस प्रकार बने जो बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, यह बिंदुपथ ही आपका वृत्त या सर्किल कहलाता है। फिर से आप ध्यान देंगे, एक निश्चित बिंदु लिया गया, इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जाने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ, ये जो बिंदुपथ है यही एक सर्किल या वृत्त कहलाता है। तो अब बच्चों इसी को देखते हैं, एक परिभाषा के रूप में आपने ले लिया। और यदि हम
इस निश्चित बिंदु से यहाँ की जो दूरियां हैं, आपने देखा ये दूरी लिया हमने, ये दूरी अगर ओ ए ले लें, यह जो ओ ए है, ये ओ ए हर प्रत्येक बिंदु की दूरी, एक बिंदु ए की दूरी इतने लिया गया और सभी बिंदुओं की दूरी इतनी ही होगी। तो इसको हम आर से डिनोट करेंगे, रेडियस कहते हैं या त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या कहलाएगी, वृत्त की ये त्रिज्या कहलाएगी। तो एक निश्चित बिंदु से और ये जो बिंदु पथ का एक बिंदु लिया, वहां तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से इसको हम डिनोट करेंगे। तो जो यहाँ भी देखेंगे, एक त्रिज्या की परिभाषा की उत्पत्ति आपने, रेडियस की जो डिफिनीशन है उसकी आपने डिफिनीशन बताई। और अगर हम एक वृत्त लेते हैं और एक निश्चित बिंदु से ये लिया गया, अभी आपने देखा इस बिंदु ओ से यह जो दूरी है ये त्रिज्या कहलाती है। अगर हम ये बिंदु ए लिया, इसी को अगर हम पीछे की ओर बिंदु ओ से जाते हुए आगे बढ़ा दें, ये दूरी आप लेते हैं, तो यह दूरी ओ बी, ये पूरी जो ए बी की दूरी है, तो ओ बी भी यहां से आप देखेंगे ये त्रिज्या हो गई, ओ ए भी त्रिज्या है। ओ से ये बिंदु बी लिया, इसकी भी दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, अर्थात त्रिज्या का दोगुना ले लें, त्रिज्या का दोगुना अर्थात 2 गुणे त्रिज्या, ये जो होता है ये व्यास हो जाएगा। त्रिज्या का दोगुना व्यास या डायमीटर कहलाता है, हम डी से व्यक्त करते हैं, इसको हम व्यास कहेंगे। ये पूरी दूरी व्यास कहलाएगी, डायमीटर कहते हैं इसको, व्यास, इसको क्या कहेंगे, व्यास। तो ये आपने व्यास क्या होगा, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, अर्थात ये व्यास का सूत्र निकल आया, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो ये आपने से फार्मूला निकाल लिया, अर्थात त्रिज्या का दोगुना, त्रिज्या का जो दोगुना होगा वो व्यास कहलाएगा। तो 2r, d बराबर 2r, अर्थात डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, यहाँ आपने ले लिया। तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, तो ये पूरी व्यास ए बी अर्थात त्रिज्या का दोगुना लेंगे, यह बेसी जो है ए बी व्यास कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। साथ में बच्चों देखेंगे, यह अगर आप चलें कि बिंदु ए से चलें और ए से लेकर के ये पूरा पथ, पूरा चक्कर आपने लगा लिया, तो यह जो आपकी दूरी है ये सबके लिया गया जो ओ है, और यह जो वो दूरी है आप ए से चलें और ए से इस प्रकार चल करके यहाँ से चलना प्रारंभ करें और चलते हुए आप जो है ए तक पूरा चक्कर लगा के आ जाएं। यहाँ से चलना आप प्रारंभ करते हैं और यहाँ तक ए तक पुनः आ जाते हैं पूरा चक्कर। तो यह जो पूरी दूरी है इसको हम परिधि या सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो ये परिधि कहलाती है, जो क्या कहलाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे, ये सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो ये पूरी दूरी अर्थात ए से चलें और इसकी चारों तरफ पूरा एक चक्कर लगा लें, तो एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि कहलाते हैं। और परिधि की डिफिनीशन कैसे करेंगे, जो सर्कमफेरेंस है परिधि है, परिधि जो परिधि की डिफिनीशन करेंगे तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ से ये व्यास लें और ये पूरे व्यास में हम पाई का गुणा कर देते हैं, तो पाई गुणे व्यास, ये डायमीटर का गुणा कर देते हैं, तो परिधि सर्कमफेरेंस की दूरी आ जाएगी। इसको हम सी से डिनोट क्या करते हैं, सर्कमफेरेंस होता है तो सी बराबर पाई इंटू डी, पाई इंटू डी से हम व्यक्त करते हैं, परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। तो ये सर्कमफेरेंस पूरी दूरी और एक चक्कर में चली गई दूरी ही परिधि कहलाती है। अगर वृत्ताकार कोई मैदान है, आपको पूरा एक चक्कर लगाना है, एक निश्चित बिंदु आपने चिन्ह लगा लिया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और एक चक्कर पूरा लगा लिया, तो एक चक्कर में चली गई दूरी ही परिधि कहलाएगी। और कैसे निकालेंगे, उसके व्यास में पाई का गुणा कर देंगे, तो ये जो है आपकी परिधि निकल आएगी। और जो पाई का मान निकालते हैं, पाई का मान बच्चों जब निकालेंगे, पाई बराबर पाई का मान निकालेंगे तो व्यास बटे में आ जाएगा, तो परिधि बटे व्यास। तो यहाँ से हम पाई का मान निकालते हैं,
पाई का मान परिधि बटे व्यास निकालेंगे, तो ये यहाँ से circumference बटे डायमीटर से निकाल लेते हैं पाई का मान। तो ये एक आप देखेंगे परिधि और व्यास के अनुपात को ही हम जो है पाई निकालते हैं। अब पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि जो परिधि बटे व्यास अलग अलग निकालते हैं, तो अगर ये हमारी एक पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। तो याद रखना है पाई एक अपरिमेय संख्या है और इनका सन्निकट मान रखा जाता है। परिधि का सन्निकट मान होता है, व्यास का भी सन्निकट मान होता है, जिसे हम व्यक्त करते हैं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान कैसे निकालते हैं? परिधि और व्यास के अनुपात से इसका हम मान ज्ञात करते हैं। जो आपने क्या देखा, त्रिज्या रेडियस भी पढ़ा, डायमीटर उसका दुगना होता है, ये भी आपने पढ़ लिया। सर्किल या सर्कमफेरेंस परिधि भी पढ़ लिया, परिधि से आपने उसका सूत्र भी निकाल लिया और त्रिज्या की सहायता से व्यास निकाल लिया। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो उल्टा कहें त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यहीं से आप निकाल सकते हैं। जो त्रिज्या का मान आप निकालेंगे, त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो अगर ये 2 यहाँ भाग देंगे तो व्यास बटे 2, व्यास बटे 2 से, अर्थात व्यास की आधी त्रिज्या होती है और त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। और जो परिधि होती है पाई गुणे व्यास के बराबर हमारी परिधि का मान निकलता है। बच्चों और भी यहाँ सर्किल में देखेंगे। सर्किल में आप ये देख रहे हैं कि ये सर्किल है, ये आपने सर्किल लिया और इसका सेंटर पॉइंट O आपने ले लिया। यहाँ से अभी आपने देखा कि उसके केंद्र से जाने वाली रेखा AB जो केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। अगर हम एक ऐसी रेखा लिया कि जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, ये ले लिया हमने, ये हमने PQ नाम दे दिया और ये इसका सेंटर O है, केंद्र O ले लिया। और ये जो PQ रेखा है ये जो है केंद्र से होकर नहीं जाती है, अतः इसको हम जीवा कहते हैं। यह जो होती है जीवा कहलाती है, जीवा आपकी आ जाएगी। अर्थात ये देखेंगे जो AB है वृत्त की, इसे जीवा तो कहा जा सकता है, परंतु ये जो सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अर्थात केंद्र से होकर नहीं जाएगी, अगर केंद्र से जाती है उसी को सबसे बड़ी जीवा को ही हम व्यास नाम दे देते हैं। अगर केंद्र से नहीं होकर जाती है तो केवल जीवा बोलेंगे। केंद्र से होकर जाती है सबसे बड़ी जीवा, जिसका दूसरा नाम जो है जीवा रेक्टम कहते हैं। रेक्टम, ये रेक्टम कहलाएगी और ये व्यास AB कहलाएगी। तो सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, दूसरा नाम इसका व्यास हो जाता है। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। और अगर केंद्र से नहीं जाती तो केवल हम जीवा नाम उसका देंगे। तो ये इस प्रकार अगर लें, कोई भी ये यहाँ पर आपने सर्किल लिया, अब सेंटर से होकर नहीं जाना चाहिए, ये भी जीवा होगी, ये भी रेखा जीवा होगी, ये भी रेखा जीवा होगी, ये भी रेखा जीवा होगी, ये खींच दें ये भी जीवा होगी और ऐसे भी खींच दें ये भी जीवाएं होंगी। इस प्रकार आपकी इसकी विभिन्न जीवाएं आप फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार ये भी जीवाएं होंगी और यहाँ से खींच देते हैं ये भी जीवाएं होंगी। इस प्रकार ऐसी भी जीवाएं प्राप्त होंगी। तो केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए तो जीवा कहलाएगी। केंद्र से होकर जाती है तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा अर्थात व्यास कहलाती है। तो ये ध्यान देना है। और बच्चों देखिए यहाँ से आपको ध्यान देना है, रेक्टम आपने जीवा देख लिया, जीवा क्या है। और दूसरा सर्किल हमने लिया, इस सर्किल में ये सेंटर लिया और सेंटर से आपने ये बिंदु ले लिया, यहाँ A लिया और ये B लिया, यहाँ पर बिंदु X लिया, तो AXB जो AXB अर्थात इसकी ये डिस्टेंस होगी, AXB में ये डिस्टेंस है, ये AXB, ये आपका सेंटर O है। तो जो AXB है बच्चों इसको हम आर्क नाम दे देते हैं, चाप। तो एक चाप आपका AXB हो गया। अगर हम यहाँ पर बिंदु Y ले लें तो ये जो ऊपर का क्षेत्र आपका ये आ गया, ये भी चाप कहलाएगा। तो ये भी चाप हो गया, ये भी आर्क आ गया, चाप, ये भी चाप है। तो इसको हम लघु चाप कहेंगे, लघु चाप, लघु चाप कहते हैं। ये आपका माइनर आर्क कहलाएगा। और ये भी आपका चाप है, इसको हम दीर्घ चाप के नाम से जानेंगे, दीर्घ चाप, मेजर आर्क कहलाएगा, दीर्घ चाप। तो ये मेजर आर्क के रूप में हम जानेंगे। बच्चों ये देखिए A से लेकर के AXB ये जो चाप है,
यहाँ से ए एक्स बी यहाँ तक का डिस्टेंस है, ए बी, ये पूरा जो है ये चाप होगा, किंतु कैसा चाप होगा? लघु चाप, छोटा चाप, जिसे हम माइनर आर्क के नाम से जानेंगे। और ये ए वाई बी ऊपर का जो भाग है, ए वाई बी, ये आपका मेजर चाप होगा। जो ये माइनर चाप का, ये मेजर चाप आर्क हो जाएगा, दीर्घ चाप कहलाएगा। इसको हम ए वाई बी, ये आपका दीर्घ चाप या मेजर आर्क के नाम से इसको हम जानेंगे। अब बच्चों यहाँ से आप देखेंगे, जब आपने चाप के बारे में समझ लिया, जीवा के बारे में समझ लिया, व्यास क्या है और त्रिज्या क्या है, सर्कमफेरेंस परिधि क्या है, ये अभी आपने सीख लिया। अब इसी के आगे आपको चलना है, जो कि देखना है परिधि और चाप, और इसमें त्रिज्याओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र आप लेते हैं। जो यहाँ से देखेंगे, ये आपने सर्किल लिया, इस फिगर में लेंगे, ये आप सेंटर ऑफ पॉइंट ओ ले लिया। यहाँ से देखते हैं कि ये आपने ये भाग लिया ए बी, ए बी यह एक जीवा है। तो यह जीवा के द्वारा नीचे का भाग जितना भी है, घिरा हुआ भाग, ये जो है आपका सेगमेंट ऑफ सर्किल, वृत्तखंड कहलाएगा। तो ये जो भाग है, ये आपका ये वृत्त हो जाएगा, और ये जो जितना भाग है, इसको आप कहेंगे वृत्तखंड। जो है आपका कैसा आपने चाप लिया है, ये चाप लघु चाप लिया है, लघु चाप और जीवा। तो इस वृत्तखंड जो आपका बनेगा, लघु वृत्तखंड कहलाएगा, लघु वृत्तखंड कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। और ये जो भाग है आपका, ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ये जो पूरा भाग आपको होगा, ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड ये कहलाएगा। जो यहाँ से देखेंगे, इसको ध्यान में रखना है आपको। ये आपकी रेक्टम जीवा लिया, इस जीवा के द्वारा नीचे का जो भाग है, ये आपका वृत्तखंड कहलाएगा। जीवा और ये चाप के द्वारा घिरा हुआ भाग ही वृत्तखंड कहलाता है, सेगमेंट ऑफ सर्किल कहलाता है। परंतु ध्यान रखना है, ये आपका लघु चाप है, यहाँ से लेंगे ये लघु चाप, और जीवा के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र लघु वृत्तखंड कहलाएगा। और यहाँ से ये ऊपर का भाग दीर्घ चाप हुआ, और जीवा और दीर्घ चाप के द्वारा ये पूरा जो क्षेत्र एरिया आया, ये एरिया आपका जो मेजर सेगमेंट ऑफ सर्किल कहलाएगा। तो यहाँ आप जो है ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, मेजर सेगमेंट होगा, और ये आपका माइनर सेगमेंट होगा। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये पूरा भाग जितना ऊपर का है, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट, और नीचे का जो भाग है, ये आपका माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड कहलाएंगे। तो कैसे आप परिभाषित करेंगे वृत्तखंड को? किसी चाप और जीवा के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। अब दो भागों में आपने बांट दिया इसको, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो अगर ये लघु चाप, ये है लघु चाप और जीवा, ए बी जीवा से जो आपने रेक्टम लिया, जीवा और लघु चाप, लघु जो आपका माइनर आर्क है, और ये रेक्टम्स के द्वारा घिरा हुआ जितना भी एरिया है, ये आपका लघु वृत्तखंड कहलाएगा। ऊपर का भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। इसको ध्यान में आपको रखना है। तो इसकी परिभाषा यहीं से निकाल आई कि चाप और जीवा के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र जो एरिया होता है, वो सेगमेंट ऑफ इसमें सेगमेंट ऑफ सर्किल कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। दूसरा आप ये फिगर लेंगे, इस फिगर में आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये सेंटर ऑफ पॉइंट लिया आपने, और यहाँ से आपने ये रेडियस लिया, और ये रेडियस लिया, एक रेडियस ओ ए और एक रेडियस ओ बी। और ये आपका जो भाग है, ये आपका आर्क कहला रहा है। और कैसा आर्क है? ये आर्क आपका माइनर आर्क है। कैसा आर्क है? ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क।
और ये जो ऊपर का भाग है, ये भाग आपका ये कैसा आर्क कहलाएगा? ये आपका मेजर आर्क है, मेजर आर्क ये दिया गया है। तो ये आपकी ओ ए और ओ बी रेडियस है। तो बच्चों यहां से देखेंगे ये आपका सेगमेंट ऑफ सर्किल था, वृत्तखंड था, और ये सेक्टर ऑफ सर्किल कहलाएगा, सेक्टर ऑफ सर्किल। अब इसमें कैसे करेंगे? सेक्टर ऑफ सर्किल में ये यहाँ पर आपने वृत्तखंड पढ़ा था, ये वृत्तखंड थे, तो ये एक वृत्तखंड आपके जो आ गए, ये वृत्तखंड पढ़ा था। यहाँ आप जो है त्रिज्यखंड पढ़ेंगे, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड पढ़ेंगे, सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्किल ये पढ़ेंगे, सेक्टर ऑफ सर्किल पढ़ेंगे। यहाँ आपने सेगमेंट ऑफ सर्किल पढ़ा था, जो ये वृत्तखंड था, सेगमेंट ऑफ सर्किल। ये वृत्तखंड थे आपके, और ये त्रिज्यखंड आपको यहाँ पढ़ना है। बच्चों देखिए त्रिज्यखंड में आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको? ओ ए और ओ बी, और ये चाप, ओ ए और ओ बी और ये चाप, यहां से देखें ओ ए और बी से ओ तक चले, तो यह जो आपका एरिया है, यह एरिया पूरा ये जितना भी है ये क्या कहलाएगा? सेक्टर ऑफ सर्किल कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। कैसे चलेंगे? ओ से चलें ए तक, ए से चलें बी, बी से चलें पुनः ओ तक, तो यह जो पूरा एरिया होगा, एरिया ऑफ जो है एरिया ऑफ सर्किल, जो सेक्टर ऑफ सर्किल, ये पूरा क्या त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब बच्चों आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि आपने माइनर आर्क लिया, लघु चाप लिया, लघु चाप और त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, लघु और दीर्घ। तो यहाँ आपने लघु चाप ले लिया और यहाँ पर दीर्घ ले लिया। बच्चों आपको ये ध्यान देना है, ये ध्यान देंगे कि अगर हम लघु चाप लेते हैं, माइनर आर्क लेते हैं और त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र, तो ये आपका लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। और यदि मेजर आर्क लें और ये त्रिज्या लें, ओ ए से चले इस प्रकार यहाँ बी तक आए ऊपर वाला क्षेत्र, तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, मेजर आर्क ऑफ सेक्टर, यह जो सर्किल में हो जाएगा, सर्किल सेक्टर ऑफ मेजर आर्क यहाँ से लेंगे तो ये पूरा भाग यहाँ देखिए, ये जो आपका आया लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड, ये भाग आपका आ गया लघु त्रिज्यखंड। और जो ऊपर का भाग है दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा, त्रिज्यखंड। तो इस प्रकार ये आप इसको पढ़ेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड, मेजर सेक्टर ऑफ सर्किल, माइनर सेक्टर ऑफ सर्किल, आप यहाँ से ध्यान में आपको लाना है। तो इस प्रकार आपने इसकी डिफिनेशन पूरी तरह पढ़ ली। अब पहला जो एक्सरसाइज है करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों इस पर आपको पहले ध्यान देना है, इनको ध्यान देंगे तो आपके जो पहली एक्सरसाइज है पूर्णतः कंप्लीट होगी। यदि नहीं कंप्लीट होती है तो अगले टर्म्स में हम उसको बताएंगे। जो ध्यान से वीडियो को देखें, वीडियो को ठीक प्रकार देखिए बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो अब आपको जब इसके आगे जब हम पढ़ाएंगे, जब सारे चैप्टर आपके पूरे हो जाएंगे तभी हम इसके शुरुआत के चैप्टरों को वीडियो में पढ़ाएंगे। अब ये आपका सर्किल से हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे, आगे तक बढ़ाएंगे, इसके बाद पुनः शुरू से बताएंगे। तो वीडियो को ठीक से देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी समस्याओं को शेयर करते रहें, जिसको हम बताते रहेंगे, समस्याएं आपकी दूर करते रहेंगे।